हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। तो आज की हमारी क्लास है हिंदी की। हिंदी के हमने विशेषण तक के चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगला चैप्टर हमारा किसका है? क्रिया का। तो क्रिया से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे हम हल करेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी भी रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्लास। देखिए, दिया गया है कि किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो उसे हम क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, पढ़ना या होना, है ना। अब पूछ लिया जाए कि क्रिया कितने प्रकार के शब्दों से मिलकर बनती है? तो क्रिया 3 प्रकार के शब्दों से मिलकर बनती है। पहला कौन सा है? धातु से बनेगी, दूसरा संज्ञा से बनती है और तीसरा विशेषण से बनती है। यहाँ पर क्रम से दिए गए, धातु से, संज्ञा से, विशेषण से। अब जैसे यहाँ पर दिया है पढ़, पढ़ क्या है? धातु। अगर इसमें ना लगा दिया जाएगा तो ये पढ़ना हो जाएगी, क्रिया बन जाएगी, है ना। और संज्ञा, संज्ञा जैसे हाथ दिया गया है, हाथ में आ और ना जुड़ा तो हथियाना हो गया। विशेषण है चिकना, विशेषण से भी हम क्रिया बना सकते हैं। अब हिंदी की बात करें तो हिंदी की अधिकांश क्रिया किससे बनती है? धातु से बनती है। धातु में ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है, जिसका अर्थ है कि सामान्य क्रिया से ना हटा देने पर जो शब्द रह जाता है वह क्या बचेगा? उसे ही हम धातु कहते हैं। इस प्रकार धातु का अर्थ क्रिया के मूल रूप से होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? अब बात आई है, पूछा गया है कि रचना की दृष्टि से क्रिया कितने प्रकार की होती है या क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। कितने? 2 भेद होते हैं। चलिए इनको देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्यतः 2 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? एक सकर्मक क्रिया होती है और एक अकर्मक क्रिया होती है। अब बात करते हैं कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, अर्थात जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से होता हो लेकिन पर जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म पर पड़े। अब उदाहरण हम देख ले कैसे। जैसे श्याम आम खाता है, इस वाक्य में श्याम क्या हो गया? श्याम कर्ता हो गया। खाने के साथ उसका कृत रूप से संबंध है। प्रश्न होता है क्या खाता है? उत्तर होगा आम खाता है। तो यहाँ श्याम के खाने का फल आम पर अर्थात किस पर? कर्म पर पड़ता है। इसीलिए खाना क्रिया सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। ठीक, खाना खाता है या आम खाता है या फल खाता है, इस तरह के जितने भी उदाहरण रहेंगे सब सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। अब बात करते हैं अकर्मक क्रिया की। तो अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक कहलाती हैं। किसका फल किस पर पड़े? कर्ता पर पड़े, है ना। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल किस पर पड़े? कर्ता पर पड़े, उसे अकर्मक कहते हैं। अकर्मक क्रियाओं का कर्म नहीं होता है। क्रिया का व्यापार और फल दूसरे पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, श्याम सोता है, इसमें सोना क्या हो गई? क्रिया, अर्थात सोना क्रिया अकर्मक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक है? कौन सी क्रिया सकर्मक है? हंसना, लिखना, दौड़ना या उठना? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? लिखना। अब लिखना किससे होता है? या तो पेन से लिखेगा, है ना, या किसी और चीज से लिखेगा। तो अब इसमें सकर्मक है, तो जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म होने की संभावना हो तथा जिस क्रिया के व्यापार का फल किस पर पड़ता हो? कर्म पर पड़ता हो, वहां सकर्मक क्रिया होती है। उपरोक्त विकल्प में लिखना क्या है? सकर्मक क्रिया है। जैसे राम पत्र लिखता है ना, तो लिखना क्रिया हो गई तथा क्या लिखता है? पत्र, तो पत्र हो गया कर्म। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटिए। देखिए, चलना, सोना, मुस्कुराना या लिखना। तो देखिए क्वेश्चन 2 बार बन चुका है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है।
फिर वही चीज दिया गया है कि क्या है, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, ऐसी क्रियाएं जिनका कर्म हो या कर्म होने की संभावना हो, सकर्मक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। अकर्मक क्रियाओं के अंतर्गत क्या आएगा, तो जिन क्रियाओं का व्यापार तथा परिणाम कर्ता पर ही पड़ता हो वे सब अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी। मुड़ना यदि अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया पूछी गई है, कौन सी होगी। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी मोड़ना, है ना। मोड़ना क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं। क्या पूछा गया है कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं। संयुक्त धातु कहलाती है, या द्विकर्मक धातु कहलाती है, या साधित अकर्मक धातु कहलाती है, और या समस्त धातु के अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत आएगा, यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी, साधित सकर्मक धातु कहलाती हैं। अब देखिए इसके बारे में देखेंगे कि क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। धातुएं अकर्मक एवं सकर्मक दो प्रकार की होती हैं। मूल अकर्मक धातुओं में प्रत्यय जोड़कर सकर्मक एवं प्रेरणार्थक धातुएं बनाई जाती हैं। मूल अकर्मक धातुओं में प्रत्यय जोड़कर, जैसे ना प्रत्यय जोड़ा, आ प्रत्यय जोड़ा, है ना, जोड़कर सकर्मक एवं प्रेरणार्थक धातुएं बनाई जाती हैं। विकल्प में साधित सकर्मक धातु दिया गया है, अतः उत्तर के रूप में यह विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त दो या अधिक धातुओं के संयोग से संयुक्त धातुएं बनती हैं। इसके अतिरिक्त क्या दिया गया है कि दो या अधिक धातुओं के संयोग से क्या बनती हैं, संयुक्त धातुएं बनती हैं। जैसे रोने लगा तो यह क्या हो गई, संयुक्त धातुओं के अंतर्गत आएगा। हंस चुका, पहुंच गया, तो यह सब संयुक्त धातुएं कहलाती हैं। आगे देखेंगे कि जिन धातुओं के संपादन में दो कर्मों की आवश्यकता होती है, क्या जिन धातुओं के संपादन में दो कर्मों की आवश्यकता होती है उन्हें द्विकर्मक धातुएं कहते हैं। जैसे मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, यहाँ लड़का एवं वेद दो अलग अलग कर्म हैं, अतः पढ़ाता हूँ द्विकर्मक धातु हुई। क्या है, फिर से एक बार देख लेते हैं। जिन धातुओं के संपादन में दो कर्मों की आवश्यकता होती है द्विकर्मक धातुएं कहलाती हैं। जैसे मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाना तो हमारी क्रिया हो गई, है ना। अब इसके बाद लड़का एवं वेद दो अलग अलग कर्म हो गए, तो यहाँ पर कौन सी धातु बनी, द्विकर्मक धातु बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ है और उसका आंसर और डिटेल नीचे दिए गए। क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। राम दौड़ा, मैं रुक गया, उसने कार बेच दी, खिलौना टूट गया, या राहुल सो गया। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया पूछी गई है, तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उसने कार बेच दी, है ना। सकर्मक क्रिया स्पष्ट होती है, अन्य में सब अकर्मक क्रियाओं के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, सकर्मक क्रिया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब देखिए बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में सकर्मक क्रिया है, अर्थात वे क्रिया जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम फल खाता है, अंकित टीवी देख रहा है। पढ़ना क्रिया का संपादन बिना कर्म के संभव नहीं होता, अतः पढ़ना एक सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी। फिर से देखेंगे क्वेश्चन, यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी। तो यहाँ पर सकर्मक पूछा गया है तो उजाड़ना हो गया, है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब जैसे देखिए अकर्मक क्रिया के उदाहरण भी देखे गए हैं। देखिए यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया उजाड़ना होगा। जैसे घोंसला उजड़ गया, अकर्मक क्रिया हो गई। दिनेश ने पक्षियों के घोंसलों को उजाड़ दिया, तो यहाँ पर यह सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, क्या मोहन जी
मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। वाक्य में क्रिया का भेद बताना है। कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? प्रेरणार्थक क्रिया है या नाम धातु क्रिया है या अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है? तो यहाँ पर मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया भी हमने देखी, किसे कहते हैं? जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन है कि भारत कहाँ से आ गया है? आ गया देखिए अंडरलाइन किया गया है। रेखांकित क्रिया किस भेद के अंतर्गत आएगी? क्या दिया गया है? भारत कहाँ से कहाँ आ गया है? रेखांकित क्रिया किस भेद के अंतर्गत आएगी? उन्मुक्त क्रिया के अंतर्गत आएगी या सकर्मक या द्विकर्मक या संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आएगी? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आएगी। कैसे? जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बनती हो, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बनती हो तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण में है भारत कहाँ से कहाँ आ गया। दो क्रियाएं हैं ना, आना और गया, आ गया, है ना, समझ में आया? तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। चिड़िया उड़ा करती हैं तो उड़ा और करती, है ना, दो आ गई। तो इस तरह इसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया के अंतर्गत रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? क्या है? पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है या सामान्य क्रिया है या पूर्वकालिक क्रिया है या असामान्य क्रिया है? तो पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया होगी। फिर देख लेते हैं, पढ़ रहा था, है ना, तो इसमें संयुक्त क्रिया, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब एक उदाहरण और देख, जैसे वह खाने लगा, खाने और लगा, वह पेड़ से कूद पड़ा, कूद और पड़ा, है ना, पढ़ रहा। आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्यता बोधक या नाम बोधक? तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया का भेद पूछा गया, कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी, नाम बोधक है। बाकी सारी संयुक्त क्रिया के भेद हैं। नाम बोधक संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। अन्य जैसे अवकाश बोधक हो गया, निश्चय बोधक हो गया, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया के भेद के अंतर्गत आएंगे। अगला है कि राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या द्विकर्मक क्रिया? तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अकर्मक क्रिया है। राम सो रहा है वाक्य में अकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक कहलाती है। इस क्रिया में कर्म का अभाव है। राम सो रहा है, कर्ता हो गया राम और क्रिया क्या है? सोना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्रिया अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? देखिए दिया गया है मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? अकर्मक का, प्रेरणार्थक का, द्विकर्मक का या सकर्मक का? तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अकर्मक का। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य अकर्मक क्रिया का समुचित उदाहरण है। ऐसी क्रियाएं जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़े तथा उसके संपादन हेतु कर्म की आवश्यकता न हो अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ हंसने का प्रभाव केवल मीरा कर्ता पर पड़ रहा है, अतः यहाँ अकर्मक क्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है ना, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा। तो यहाँ पर कर्म अलग से दिखाई, जैसे गेहूं हो गया, निबंध हो गया, मोहन हो गया, है ना। पानी बरस रहा, अब ये नहीं पता कि कहाँ बरस रहा है, कैसे बरस रहा है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्रा लिख रही है, छात्र पढ़ा रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर। कैसे? शिशु सो रहा है अकर्मक क्रिया है, अर्थात अकर्मक क्रिया पर क्या या किसको प्रश्न करने पर यदि कुछ उत्तर आ जाए तो क्रिया सकर्मक होती है, यदि उत्तर न मिले तो अकर्मक होती है। यह इसकी पहचान बताई गई है। जैसे शिशु सो रहा है, क्या सो रहा है? शिशु तो कर्ता पर पड़ा है ना, तो इसमें कुछ आंसर नहीं मिला। और जैसे दोबारा कैसे पूछ सकते हैं, कैसे प्रश्न करने पर या पूछ सकते हैं इसको कि शिशु किसको सो रहा है ना, किसको सो रहा है, तो शिशु, तो इसका सही जवाब नहीं मिल रहा, इसलिए यह अकर्मक हो जाएगी। दूसरी पहचान कैसे कर सकते हैं, तो यह है कि जिस क्रिया के साथ कर्म हो या आ सकता हो वहां सकर्मक क्रिया रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया कि अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। क्या है? अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा पूर्वकालिक क्रिया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब इसका डिटेल देखेंगे। देखिए, अब पढ़कर क्या होगा कैसी क्रिया है, तो यह पूर्वकालिक क्रिया है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है, तब क्या है कि पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, पहले नहाया फिर भोजन किया, है ना। इसमें नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि इससे नहाने की क्रिया की समाप्ति के साथ ही भोजन करने की क्रिया का बोध होगा। अब पढ़कर क्या होगा, अर्थात उसने पहले पढ़ाई कर ली है, तो अब पढ़कर क्या होगा, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो गई, पूर्वकालिक क्रिया हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो प्राणियों अथवा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई जाती है। तो इसको हमने देखा था, क्रिया किस में, उत्तरावस्था में आएगी। मूलावस्था में तो किसी की तुलना नहीं, मूल ही दिया रहता है। उत्तमावस्था में एक से ज्यादा के साथ तुलना की जाए, तो यहाँ पर सही जवाब होगा उत्तरावस्था। आगे देख लेते हैं, देखिए, है ना। आगे दिया गया है कि तुलना की दशा में क्रिया अपने मौलिक अवस्था में रहती है। जैसे सुरेश महेश की अपेक्षा सुखी है। प्रश्न विकल्प में दिए गए प्रकार विशेषण के हैं, ना कि क्रिया के। इन विवरण मतलब इनका विवरण निम्न प्रकार है। पूछ लिया जाए कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो हमने ऊपर देखा था विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? मूलावस्था हो गई, उत्तरावस्था हो गई और उत्तमावस्था हो गई। मूलावस्था किसे कहते हैं? जिसमें विशेषणों का सामान्य प्रयोग होता है और वहां किसी के साथ किसी की तुलना नहीं की जाती है, तो वहां पर मूलावस्था होता है। जैसे राम एक वीर बालक है, इसमें ये नहीं कहा गया कि राम श्याम से वीर बालक है ना, अगर तुलना होता तो उत्तरा में आ जाता। तो यहाँ पर सही जवाब है मूलावस्था। तो मूलावस्था के हमने उदाहरण देखे। सीता एक सुंदर कन्या है, एक ही के बारे में बताया गया, ना कि किसी से तुलना की गई है। अब आगे बढ़ते हैं, उत्तरावस्था देखिए। उत्तरावस्था किसे कहते हैं? जिसमें दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की तुलना करके किसी एक की न्यूनता और या उसकी अधिकता बता दी जाए, तब क्या होगा, उत्तरावस्था होगा। जैसे राम श्याम से अधिक सुंदर है, राम श्याम से अधिक सुंदर, श्याम सुंदर तो है लेकिन श्याम से भी सुंदर राम है, ये बताया गया है। आगे दिया गया है कि उत्तमावस्था किसे कहते हैं? इसमें दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है। इसमें एक की अन्य सब वस्तुओं या व्यक्तियों से न्यूनता या अधिकता बतलाई जाती है। जैसे राम सबसे वीर है ना, राम सबसे वीर है, अभिषेक कक्षा में सबसे सुंदर है। तो ये सब किसके उदाहरण है? उत्तमावस्था के उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। आगे है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है, तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु किसे कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो 23 का जवाब भी ऑप्शन सी क्या होगा, धातु ही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, ये भी हो गया, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। तो 23 का भी ऑप्शन डी सही होगा। यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी। दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया पूछी गई है। ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन में इसमें सही होगा दौड़ना, है ना।
और दौड़ाना, सॉरी, ऑप्शन सी दौड़ना का क्या होगा, दौड़ाना होगा प्रेरणार्थक क्रिया। किसी को प्रेरणा दी जाए, है ना, दौड़ना तो साधारण है, अगर किसी को दौड़ा दिया जाए तो वह क्या होगा, अकर्मक प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगा, है ना। देखिए दौड़ना एक अकर्मक क्रिया है, जिसका प्रेरणार्थक क्रिया किया जाए तो क्या हो जाएगा, दौड़वाना। प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक व सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनाई जाती हैं, जैसे आना, लाना, वाना जोड़ने से प्रेरणार्थक क्रिया बनती हैं। अब उदाहरण है, क्रिया दी गई है और उसका प्रेरणार्थक क्रिया में परिवर्तन करते हैं। उठना है तो उठवाना हो गया, सोना है तो सुलवाना हो गया, पीना है तो पिलवाना हो गया, दौड़ना है तो दौड़वाना हो गया, है ना। तो सही जवाब क्या होगा, इस तरह हम प्रेरणार्थक क्रिया करेंगे, तो यहाँ पर दौड़ाना सही जवाब है। आगे दिया गया कि यदि ओढ़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी। ओढ़ना है और पूछी क्या गई है, प्रेरणार्थक क्रिया, तो सही जवाब क्या होगा, उड़ाना, है ना। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया पूछी गई है तो उड़ाना होगा। चलिए इसका डिटेल भी देखते हैं क्या दिया गया है ना। देखिए ओढ़ना अकर्मक क्रिया की प्रेरणार्थक क्रियाएं निम्न है। अकर्मक क्रिया तो हो गई ओढ़ना, अगर प्रथम प्रेरणार्थक पूछी जाए तो उड़ाना हो गई, और द्वितीय प्रेरणार्थक पूछा जाए तो उड़वाना हो गया। तो ओढ़ना से उड़वाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रथम पूछ ली जाए तो उड़ाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगा। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, चलना, जगाना, पढ़ना या बदलना। तो सही जवाब होगा जगाना, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। आना, लाना, वाना जोड़ने से प्रेरणार्थक क्रिया बनती है, जैसे जगना से जगाना, जगवाना। उठना से क्या बनेगी, उठाना, उठवाना। खाना से क्या बनेगी, खिलाना और खिलवाना। ठीक, ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएंगी, जगाना, उठाना, खिलाना, और ये जगवाना, उठवाना, खिलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है कौन सी, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है कौन सी, उठना, चमकना, गिराना या देना। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी गिराना। गिराना शब्द प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक तथा अकर्मक दोनों क्रियाओं द्वारा बनती हैं। आगे दिया गया है कि आना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक तथा वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है, जैसे कर से कराना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनी, और करवाना क्या हो जाएगी, तो करवाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, क्या है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप दिया गया है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुने। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, तो सही जवाब क्या होगा, लिखना न कर कर क्या करता है, लिखवाता है। तो यहाँ पर काम करवाता है ना, तो ऑप्शन बी प्रेरणार्थक क्रिया होगी। तो इस तरह प्रेरणार्थक क्रिया से तात्पर्य कर्ता स्वयं न कार्य करके किसी दूसरे को तत्संबंधी कार्य करने हेतु प्रेरित करता है या करना होता है, वहां पर कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, राम स्वयं पत्र न लिखकर किससे, लक्ष्मण से लिखवाता है। इस प्रकार दिया हुआ वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ तक हमने देख लिए थे, है ना। चलिए अब यहाँ से देखते हैं। आगे दिया गया है कि जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा, जागना का, तो जागना का क्या हो जाएगा, जगाना, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब देखिए, जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा दे तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। देखिए क्रिया का मूल रूप दिया गया है, प्रेरणार्थक क्रिया प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया दी गई है। जैसे करना क्या है, मूल रूप है क्रिया का, करना क्रिया हो गई और यह क्रिया का मूल रूप कहलाएगा। अब इससे अगर हम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाएंगे तो करना की क्या होगी, कराना, और प्रेरणार्थक क्रिया की अगर दूसरी पूछी जाए तो कौन सी बनेगी, करवाना। दौड़ना का क्या होगा, दौड़ाना, दौड़वाना। जागना का हो जाएगा जगाना, जगवाना। सोना का हो जाएगा सुलाना, सुलवाना। और पढ़ना का हो जाएगा पढ़ाना, पढ़वाना।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रियाएं हैं। हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रियाएं हैं। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए नाम धातु क्रिया। अब देखते हैं कि नाम धातु क्रिया क्या है। देखिए नाम धातु क्रियाएं किसे कहते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण से मिलकर बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, चिकना से चिकनाना, इसी तरह आगे भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हथियाना में कौन सा क्रिया है, कौन सी क्रिया बताई गई है। तो हाथ से हथियाना सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नाम धातु हो जाएगी। हथियाना नाम धातु क्रिया है वह क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं, नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। अभी हमने देखा, देखिए अब यहाँ पर दिया गया हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, शर्म से शर्माना, है ना। तो इस तरह की क्रियाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। अब पदबंध की बात आ गई है ना। क्या दिया गया है कि असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती। जो असहाय हैं उनकी बात आजकल नहीं सुनी जाती। तो सुनी जाती अंडरलाइन किया गया, बताया गया, पूछा गया है कि अब इसमें कौन सा पदबंध है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, है ना, नहीं सुनी जाती। सुनना ये क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। तो सही जवाब होगा क्रिया पदबंध है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। अब देख लीजिए आगे दिया गया है पूरे पदबंध के बारे में कि कौन कौन से अंश हैं क्रिया के। असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती, अगर असहाय को पूछ लिया जाता तो यहाँ पर यह संज्ञा हो जाती, की क्या हो गया, की कारक हो जाता है। बात क्या हो गई, बात संज्ञा हो गई। आजकल, आजकल अव्यय हो गया और नहीं क्या हो गया, निषेधवाचक। और सुनी जाती है तो यह क्रिया पदबंध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पदबंध क्या है। अब जैसे आसना सिलाई का काम करती है, तो काम करती है, यहाँ पर पदबंध क्रिया पदबंध पूछा गया तो काम करती क्या हो गया, क्रिया पदबंध के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध दिया गया है। देखिए क्या करना है कि ये जो यहाँ पर रेखांकित किया गया उसे बताना है कि ये कौन सा पदबंध है। माँ बच्चे को खाना खिला रही है, तो खिलाना क्या होगा, खिला रही है, क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। तो कौन सा पदबंध बना, क्रिया पदबंध बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पदबंध क्या है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो उड़ रहे हैं क्रिया क्या कर रहे हैं, उड़ने की कर रहे हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, उसे हम क्रिया कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। अच्छा अब पूछा गया है कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती हैं। तो हम देख लेते हैं कर्म के आधार पर 2 ही प्रकार की क्रिया होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम ने खाना खाया में खाया होगा कौन सी क्रिया है। खाया होगा तो अपूर्ण भूत है या संदिग्ध भूत है, कोई बात अभी इसमें निश्चित है। खाया होगा पता थोड़ी ना है, लेकिन बता दिया कि राम ने खाना खाया होगा, है ना, तो संदिग्ध भूत के अंतर्गत आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी क्या है, चौड़ी क्या है बताइए। सहायक करता है, पूरक है, मुख्य क्रिया है या पूरक करता है। तो यहाँ पर चौड़ी क्या हो जाएगा, पूरक है। देखिए सड़कें चौड़ी बनाई गई, इस वाक्य में चौड़ी क्या है, पूरक शब्द है। पूरक शब्द कैसे बनते हैं, तो पूरक शब्द ऐसे होते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त होकर वाक्य के अर्थ को पूर्णता प्रदान करते हैं। फिर से देखते हैं, पूरक शब्द वह होते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त होकर वाक्य के अर्थ को पूर्णता प्रदान करते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उसे क्रिया कहते हैं। इन्हीं को वाक्य में मुख्य क्रिया भी कहते हैं, जैसे रोना, खाना, पढ़ना इत्यादि। आगे का क्वेश्चन है कि जिन क्रियाओं से आज्ञा आदेश का बोध होता हो उसे कौन सी क्रिया कहेंगे। जिन क्रियाओं से आज्ञा आदेश का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, अपूर्ण, पूर्वकालिक, सजातीय या विधि, तो उसे विधि क्रिया के अंतर्गत लाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह खाता होगा। देखिए फिर वही चीज आ गया, संदिग्ध है
किसी बात का पता नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए संदिग्ध वर्तमान काल। खाता होगा, ता है ना, ता होगा, ये चीजें आ गई तो संदिग्ध वर्तमान काल में, भूतकाल में नहीं जाएंगे, है ना। आगे देखते हैं क्या दिया गया कि वह खाता होगा, वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल होगा जिस काल में क्रिया से कार्य होने या करने में संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। आगे दिया गया है क्वेश्चन की साथ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। साथ का किसके साथ नहीं किया जा सकता, तो सही जवाब होगा यहाँ पर सर्वनाम का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कुछ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्रयोग नहीं किया जा सकता ये पूछा गया है। संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रिया या विशेषण, तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी क्रिया। क्यों, देख लेते हैं इसको। कुछ शब्द का प्रयोग क्रिया के रूप में नहीं होता जबकि संज्ञा, क्रिया विशेषण, विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका, कुछ का। आगे दिया गया कि निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त कौन सा है। क्रिया विशेषण युक्त पूछा गया जिसमें क्रिया विशेषण दी गई है। मैं कल नहीं आऊंगा, यहाँ पर देखिए लड़का रोते रोते घर पहुंचा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो आज की जो हमारी क्लास रही यहीं से समाप्त होती है और पूरा क्रिया का चैप्टर समाप्त हो गया है ना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना सहयोग बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। 8 बजे हम फिर मिलेंगे लाइव क्लास में। तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद, नमस्कार।